पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसको लिखा है बामा ने। When I was studying in the third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced, and been humiliated by what it is. तो यहाँ क्या बोलते हैं राइटर बामा जो हैं, वो बोलती हैं कि जब वो थर्ड क्लास में पढ़ रही थी, तो तब तक तो उसने कभी भी किसी को ओपनली भेदभाव, ये जो जातिवाद के बारे में बोलता हुआ नहीं सुना कि अनटचेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, पर उसने ऑलरेडी वो महसूस कर लिया, उसने एक्सपीरियंस किया और देखा है। क्योंकि जब अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, इसलिए लोग ओपनली बात नहीं करते, पर आज भी जो है आप देख सकते हो कैसे लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप भी यहाँ उसको देख सकते हैं। ठीक है, और वो जो है राइटर तो इससे ह्यूमिलेट, इससे उसको जातिवाद से वो परेशान भी हो गई थी, वो उसकी विक्टिम भी बन चुकी थी। तो आई वॉज वॉकिंग फ्रॉम होम I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. It would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun games that were going on, all the entertaining novelties, and the oddities is the streets, the shops, and the bazaar. तो यहाँ पे वो बोलती है कि जैसे वो घर की तरफ जाती थी स्कूल से, जैसे वो हर दिन छुट्टी होने के बाद वो घर जाती, तो उस पे कंधे पे एक बहुत पुराना सा बैग टंगा रहता था, और उसके घर से स्कूल तक का और स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस था वो जो था एकदम 10 मिनट का था। वो 10 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाती थी, पर यूजुअली उसके लिए जो है उसको आधा घंटा लगता था घर तक पहुँचने के लिए। वो बोलती है कि वो उसको इतना टाइम क्यों लगता था, तो बोलती है कि मेरे को डॉडल करना, डॉडल मतलब कहीं पे बहुत धीरे धीरे जाना। जैसे उसको घर की तरफ जाना होता बहुत धीरे धीरे जाती थी, क्योंकि वहाँ पे वो सारी फन एक्टिविटीज़ या गेम्स जो थी, जो भी चल रहा था उस मार्केट में, जो उसको एकदम ऑड लग रहा था, अनयूजुअल बोल सकते हैं, या फिर उसको नया लगता है। जो शॉप्स थी या बाज़ार था, हर दिन जो है वहाँ पे न्यू आइटम्स आते थे जो उसको एकदम एंटरटेन करती थी। The performing monkey, the snake which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time. The cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of day. The rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on. The spinning wheels. The Marietta temple, the huge bell hanging there. The pongal offerings being cooked in front of the temple. The dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all the other shops next to each other. The street lights always demonstrating how it could change from blue to violet. The Nerikuravan hunter gypsy with his wild lemur in cages, selling needles, clay beads, and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go and on and on. Each things would pull me to a standstill and not allow me to go any further. तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि जैसे वो मार्केट से जा रहा है, वो मार्केट की स्क्रीन डिस्क्राइब कर रही है राइटर। बोल रही है मार्केट में क्या देखती है कि एक बंदर जो है वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, स्नेक चार्मर जो है टाइम टू टाइम जो है अपना स्नेक बाहर निकाल रहा है और सबको दिखा रहा है, और एक साइकिलिस्ट की बात कर रही है जो साइकिल के ऊपर लगातार 3 दिनों से जो है पेडल चला रहा है। वो साइकिल पे बिल्कुल उसको चलाता रहा है 3 दिन से, और वो जो है उसकी शर्ट पे जो है नोट्स चिपके हुए हैं, पिन किए हुए हैं, ताकि वो उसको मोटिवेट करें। ठीक है, कि वो उसको और चलाता रहे। एक चैलेंज चल रहा होगा। द स्पिनिंग व्हील्स जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि व्हील घुमाओ और आपको प्राइज़ मिलता है। एक टेंपल की बात की है, मारियता टेंपल है वहाँ पे, एक बड़ी सी बेल है, पोंगल की प्रसाद वहाँ पे बन रहा है टेंपल के सामने, और एक ड्राइड फिश स्टॉल, सूखी मछली का स्टॉल है गांधी जी के स्टैचू के साथ में, एक स्वीट मिठाई का स्टॉल है, और एक स्टॉल है जो सेल कर रहा है फ्राइड स्नैक्स, और सारी शॉप्स जो है एक दूसरे के एकदम साथ में है। अब जो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो दिखा रही हैं कैसे वो जो है अपना कलर चेंज कर सकते हैं ब्लू से वायलेट में।
और एक यहाँ पे एक इंसान है जिसका नाम है नरिक्कू रावण। उसकी यहाँ पे एक हंटर जिप्सी है जिसके अंदर वाइल्ड लेमूर है। लेमूर एक एनिमल होता है जिसको उसने केज के अंदर रखा हुआ है, और वो जो है वहाँ पे निडल्स बेच रहा है, क्ले बीट्स बेच रहा है और इंस्ट्रूमेंट बेच रहा है जो कि आपके कान साफ करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। और वो जो है इसके बारे में बहुत बता सकती है, ठीक है। और हर चीज़ जो है वो उसको इतना अट्रैक्ट करती है कि वो वहाँ पे खड़े होकर उसको देखने लग जाती है और उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती। At the time, people from various political parties would arrive, put up a stage, and harangue us through their mics. Then there might be a street play or a puppet show or a no magic, no miracles, stunt performance. All this would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. और वो क्या बोलती है कि इसी मार्केट में टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वहाँ पे आती हैं, एक स्टेज सेटअप करती हैं और अपना बहुत लाउड वॉइस में वहाँ पे भाषण देके चले जाती हैं। और फिर यहाँ पे एक कोई स्ट्रीट प्ले हो सकता है या पपेट शो हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई मैरेकल नहीं, कोई मैजिक नहीं, ठीक है। एक स्टंट परफॉर्मेंस हो सकती है जहाँ पे कोई जादू नहीं इस्तेमाल होता हो, ठीक है, कोई चमत्कार ना हो, ठीक है। और ये सब जो है समय से समय चलता रहता है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ भी हमेशा चलता रहता है जो कि उसको अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से वो लेट हो जाती है। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, द वे each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into a tumbler held in his other hand. Or the way some people sat in front of the shops chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that they would not smart. Or the almond tree growing there and its fruit, which was occasionally blown down by the wind. All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. और यहाँ पे वो क्या बोलती है कि यहाँ पे जो है अभी मार्केट का सीन ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे कॉफ़ी क्लब है बाज़ार में, और वहाँ पे जो वेटर जो है वो क्या करता है कि कॉफ़ी को एक टम्बलर लेता है, उसको ऊपर उछालता है, उसमें से कॉफ़ी लेके ऊपर जाता है और फिर उसके कंटेंट्स को जो कॉफ़ी है उसको पोर करता है दूसरे टम्बलर में, जिस वजह से जो ये जो है कॉफ़ी ठंडी होती है। और इस तरीके से वो देखता है कि कुछ लोग जो हैं शॉप्स के बाहर बैठे हैं और अनियंस काट रहे हैं और अपनी आइस जो है उन्होंने कहीं और अपनी गर्दन घुमा रखी है ताकि वो आंसू ना आ पाए उनकी आंखों में। और यहाँ पे एक आलमंड ट्री जो है जो वहाँ पे उगा हुआ है और उसके फ्रूट जो है हवा की मदद से नीचे गिर रहे हैं। और ये जितनी भी जो नज़ारा है, जो भी वहाँ पे साइट वो देख रही है, वो एकदम उसको वहाँ पे बांध देता है, टेदर कर देता है उसको वहाँ पे रस्सी के। टेदर का मतलब होता है रस्सी के साथ बांध देना। यहीं पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो है उसको ग्राउंड से अटैच कर दे, उसको मूवी नहीं करने देता, वो उसको इतना इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी टांगों को वहाँ पे रोक देता है और उसको घर जाने से रोकता है। And then according to season there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit. Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, payasam, halwa, boiled tamarind seeds and iced lollies. अब वो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे फिर से वो मार्केट में ही है, अभी डिस्क्राइब कर रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। बता रही है आम मिल रहे हैं, खीरा मिल रहा है, ककड़ी मिल रही है, गन्ना, स्वीट पोटैटो, बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे वो देखती है कि कुछ लोग जो है हर दिन वहाँ पे सेल करते हैं कुछ चटपटा, मीठा, नमकीन, फ्राइड स्नैक्स, ठीक है। जिस यहाँ वो पायसम वहाँ पे सेल करते हैं, हलवा सेल करते हैं, या फिर उबले हुए इमली के बीज, या फिर वो बर्फ़ की जो आइसक्रीम होती है, आइस लॉलीज जो बोलते हैं, वो बेचती हैं। फिर क्या बोलता है, गेजिंग एट दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। और इसी सब को देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली के बाहर पहुंच गया और मेरा बैग जो है अभी भी मेरे शोल्डर के ऊपर टंगा हुआ था। At the opposite corner, through a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings, seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. Our people were hard at work, driving cattle in pairs round and round to tread out the grain from the straw.
The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. I stood for a while there watching for fun. अब जैसे वो अपने स्ट्रेट में पहुंची अपने बैग के साथ, उसने देखा कि अपोजिट कॉर्नर में उसके सामने जो है एक थ्रैशिंग फ्लोर सेटअप है। थ्रैशिंग फ्लोर क्या होता है, जैसे मक्की में से या भुट्टे में से जो उसके दाने जो होते हैं उनको अलग करने के लिए एक फ्लोर सेटअप किया जाता है और उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है ताकि वो अलग हो जाए। तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड जो था, मालिक जो था, वो वहाँ बैठा हुआ था ज़मींदार, और देख रहा था सारे स्टेप्स को होते हुए। एक पीस ऑफ किसके बोरे के ऊपर बैठा हुआ था और उसने देखा कि उस जो है वहाँ पे उसके पीपल, जो उसके लोग थे, वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। और वो जो वहाँ पे कैटल्स जो थे, वहाँ पे जो जानवर थे, उनको पेयर, उनको ग्रुप में, उनके झुंड में वहाँ से ले रहे हैं। और उनका वहाँ पे फंक्शन होता था कि स्ट्रॉ को अलग करें, वहाँ से जो है ग्रेन को अलग करें और स्ट्रॉ को अलग करें, जो खाने वाला पार्ट है उसको अलग करें और बाकी जो घास बची उसको अलग करना है। तो एनिमल्स और मजल्ड मतलब एनिमल्स के मुंह पे एक लेदर का कपड़ा बांधा रखा था, जैसे डॉग्स के लिए यूज़ करते ताकि बाइट ना कर पाए किसी को। वो बांध रखा था ताकि वो जो वो घास निकली उसको खा ना सके। तो उसने वहाँ थोड़ी देर वेट किया और मज़े में उसको देखती रही। Just then, an elder of our street came along the direction of the bazaar. The manner in which he was walking along made me want to double up. I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. I guessed there was something like fadai or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil. He came along, holding out the packet by its string without touching it. I stood there, thinking to myself, if he hold it like that, won't the package come undone and if the vadais fall out? देन ही नोटिस क्या करती है कि वहाँ पे एक आदमी, बहुत बुजुर्ग आदमी, वो डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो बाज़ार से आ रहा है। और जिस तरीके से वो वहाँ से चल रहा था, उसने उसको एकदम हंसने के लिए मजबूर कर दिया। वो जो है वो चाहती थी कि वो एकदम लाउड वॉइस में श्रिक करे। श्रिक मतलब लाउड वॉइस में या नॉइसी वॉइस में हंसना चाहती थी। डबल अप मतलब जैसे अपना पेट पकड़ के अपने आप को रोकना, ताकि हमको बहुत हंसी आती जब एक सीन पे, क्योंकि इतना बड़ा आदमी एक छोटा सा पैकेट किस तरीके से पकड़ रहा था, वो उसको बहुत हंसी दिलाता है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसके अंदर वड़े थे या फिर हरे केले की भाजी थी, ठीक है, पैकेट में। क्योंकि वो जो पैकेट रैपिंग पेपर था वो जो है ऑयल से लथपथ था, ठीक है। वो जैसे ही आया उसने जो है पैकेट को एक रस्सी की मदद से बांधा हुआ था बिना उसको छुए हुए, और वहाँ पे वो खड़ी हो गई और अपने आप को सोचती रही, अपने आप को बताती रही कि अगर ये वैसे हाथ लगाएगा तो क्या पैकेज जो है वो लिफाफा गिर जाएगा और बड़े गिर भी सकते हैं। The elder went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat vadas. तो जिस तरीके से हम जो है कप को होल्ड करते हैं, तो जब वो लैंडलॉर्ड के पास पहुंचा, वो झुका और उसने पैकेट उसकी तरफ दिया और अपने हैंड्स को मोड़ कर वो जो है उसने स्ट्रिंग को पकड़ा दूसरे हाथ से, और लैंडलॉर्ड ने पार्सल ओपन किया और अपने वड़ा खाना शुरू हो गया। After I had watched all this, at last I went home. My elder brother was there. I told him the story in its comic detail. I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. But Anna was not assumed. Anna told me that man wasn't being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package white string. अब वो जो है घर पहुंची और अपने बड़े भाई को इस सब के बारे में बताया, एकदम बहुत ही हंसते हुए, एकदम बहुत ही जोकी वे में।
जो उसको हंसने पर मजबूर कर दे। और उसको जो है उस लाफ्टर जो है उसकी मेमोरी पे, जो उसको उसने याद था कि किस तरीके से कितना बड़ा आदमी उसने बैग को होल्ड किया, उसको बहुत हंसी आ रही थी। पर अन्ना जो है इससे बिल्कुल अम्यूज नहीं हुए, बिल्कुल हैरान नहीं हुए। अन्ना ने बताया कि ये कोई फ़नी चीज़ नहीं है कि वो आदमी उसको ऐसे होल्ड कर रहा है। उन्होंने बताया कि हर आदमी यहाँ बिलीव करता है, जो लैंडलॉर्ड की तरह हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि वो अपर कास्ट के हैं, ऊपरी जाति के हैं, और हम हमारी से टच नहीं होने चाहिए क्योंकि हम लो कास्ट के हैं। अगर उन्होंने हमने उनको टच कर लिया तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे, वो दूषित हो जाएंगे। तो इसलिए उसको उस बैग को स्ट्रिंग की मदद से कैरी करना पड़ा। When I heard this, I didn't want to laugh anymore, and I felt terribly sad. How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands, even though the vada had been wrapped first in banana leaf and then parceled in paper? I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched vadas myself straight away. Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hand them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into mouth. The thought of it infuriated me. अब जब वो घर पहुंचे, तो अब जब उसने ये सुना अपने ब्रदर से इस अनटचेबिलिटी के ऊपर, अब उसको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी और उसको बहुत बुरा लगा। क्यों? उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिलीव करते हैं इस बातों पे। ये एक बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ है कि कैसे उनके छूने से वड़े जो हैं वो गंदे हो गए हैं, क्योंकि वो तो पहले एक बनाना लीफ में उसको रोल किया हुआ था, फिर उसको पार्सल किया गया एक पेपर में। उसको बहुत ही गुस्सा आया और वो चाहती थी कि वो अभी जाके उन वड़ों को छुए और उसको दिखाए। तो क्यों उस बूढ़े आदमी को इतना बड़ा रिस्पेक्टेड मेंबर होने के वजह, क्योंकि एल्डर सब रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों वो चुपचाप, मीकली का मतलब चुपचाप दुकान पे जाता है और स्नैक्स लाता है और हैंड उनको ऑफर करता है, किसको? उस लैंडलॉर्ड को। बहुत ही डीप रिस्पेक्ट के साथ, यहाँ पे रेवरेंटली का मतलब है डीप रिस्पेक्ट के साथ, झुक के। और उस आदमी को जो वहाँ पे सिर्फ बैठा रहता है और उनको अपने मुंह में ठूसता रहता है, और ये थॉट जो है उसको एकदम इन्फीरिएट, उसके अंदर गुस्सा जगा देती है। How was it that these fellows thought so much of themselves because they had scraped 4 coins together? Did that mean they must lose all human feelings? But we too are human beings. Our people should never run these pretty errands for those fellows. We should work in their fields, take home our wages and leave it that. तो वो ये बोलती है कि ये कितना, ये इसको थॉट नहीं है क्या? क्योंकि अगर उसके पास उसकी मुट्ठी में 4 पैसे हैं तो उसका ये मतलब है कि वो सारी इंसानियत भूल जाए, वो सारी ह्यूमन फीलिंग्स को भूल जाए, वो दूसरों की फीलिंग्स की कदर ना करे। और यहाँ पे राइटर बोलती है कि हम भी इंसान हैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हमारे लोगों को ये जो है प्रिटी एरेंट्स जो हैं कि दुकान पे जाना और उनके लिए सामान लाना, और इन लोगों के लिए जो इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इनके लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो लैंडलॉर्ड है तो क्या हुआ, उनके हम गए, हमको उनके खेत में काम करना चाहिए, अपनी सैलरी, अपनी वेजेस जो है दिहाड़ी लो और उसको वहाँ पे छोड़ दो उसके काम को और घर जाओ। My elder brother, who was studying at university, had come home for the holidays. He could often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. He was on his way home one day walking along the banks of the irrigation tank. One of the landlord's men came up behind him. He thought my Anna looked unfamiliar and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" Anna told him his name. Immediately the other man asked, "Thambi, on which street do you live?" The point of this was that if he knew on which street we lived, he could know our caste too. अब जैसे उसका बड़ा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो घर पे आया, जो उसको छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो वो जो है अपने जो नेबरिंग विलेज है वहाँ जाता था, वहाँ पे जाके वो लाइब्रेरी से बुक्स लेता था। और जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रहा था, उस रास्ते में था, तो वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड का आदमी उसके तरफ आया और
उससे पूछा अन्ना को, क्योंकि वो अनफेमिलियर लग रहा था उसको, अनजाना लग रहा था, अनदेखा लग रहा था। तो उसने बोला कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तो उसके बड़े भाई ने, अन्ना ने उसको ये बताया कि थम्बी। तो उसने पूछा तुम किस स्ट्रीट पे रहते हो, कौन सी गली में रहते हो। तो इस पॉइंट पे उसका पॉइंट ये था कि वो जान जाए किस स्ट्रीट में रहता, ताकि वो उसकी कास्ट जान पाए। अन्ना told me all these things and he added, because we are born into the community, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. But if we study and make progress, we can throw away these indignities. So study with care. Learn all you can. If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. Work hard and learn. The words that Anna spoke to me that day made a very deep impression on me, and I studied hard with all my breath, being in a frenzy almost. As Anna had argued, I had stood first in my class, and because of that, many people became my friends. अब उसके भाई ने उसे क्या बताया, अन्ना तमिल में भाई को बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बोला क्योंकि हम इस कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, इसमें पैदा हुए हैं, तो हमको कोई भी सम्मान या इज्जत का भी, कोई भी रिस्पेक्ट हमको नहीं दी जाती, हमको हमेशा उससे वंचित किया जाता है। पर अगर हम पढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, हम उस सब को, इस सब को जो है हमारी तरफ जितने भी इसका असम्मान जो हमारा करते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमेशा एकदम ध्यान से पढ़ो। उसका भाई बोलता है, उसको लेसन देता है कि हमेशा अपने लेसन को अच्छे से पढ़ो, लोग तुम्हारी तरफ आएंगे और तुम्हारी बात मानेंगे और अब तुमको जो है अपने साथ जोड़ेंगे। मेहनत करके पढ़ो। और वो वर्ड्स जो उसके भाई के थे, जो उसको बोले उस दिन, उसमें एक बहुत गहरा प्रभाव डाला उसके ऊपर, और उसने बहुत हार्ड वर्क किया और हर तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। और लास्ट में ब्रेथ एंड बीइंग का मतलब है अपने पूरी हिम्मत के साथ जितना कर सकते हैं, अपनी हर एक सांस से हर लास्ट सांस तक उसने पढ़ाई की, और एकदम जब बर्स्ट कर दिया, हिला के रख दिया सबको। जैसे कि अन्ना ने आर्ग्यू किया था, वो क्लास में फर्स्ट आई, और इस तरीके से बहुत सारे लोग उसके दोस्त बने। थैंक यू।